गरीब सास बहू का मटर पराठा। नीरजा अपनी सास शोभा और पति अमित के साथ रहती थी। अमित एक किसान था जो मटर की खेती किया करता था और अपने घर का गुजारा चलाता था। नीरजा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? आज मुझे मटर को बेचने के लिए शहर जाना है। जरा जल्दी नाश्ता ले आओ वरना निकलने में देरी हो जाएगी। ये लीजिए आपका नाश्ता। इस बार तो हमारी मटर की फसल खूब अच्छी हुई है। आप देखना हमारे मटर कितने ज्यादा बिकेंगे। इस बार मुझे तो लगता है कि हम पिंकी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा देंगे। हाँ भाग्यवान, इस बार जो भी मटर बेचने पर पैसे मिलेंगे उससे हम हमारी पिंकी की पढ़ाई में लगा देंगे, जिससे हमारी पिंकी अच्छे से पढ़ लिख सके और कामयाब बन सके। नीरजा और अमित हमेशा से ही अपनी बेटी पिंकी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। इस बार मटर की फसल अच्छी होने पर नीरजा और अमित इसी आस में होते हैं कि मटर बेचने से जो भी पैसे उन्हें मिलेंगे तो वो उन पैसों से अपनी बेटी का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अमित जैसे ही मटर से भरी बोरियां शहर लेकर जाता है तो वो देखता है कि अरे मोहनलाल, क्या बात है, आज सभी के सभी किसान अपनी सब्जियों के साथ ही खड़े हैं। अभी तक तुमने सबकी सब्जियां नहीं ली क्या इनसे? अरे अमित भाई, क्या आपको पता नहीं, आजकल बारिश की वजह से हर जगह बाढ़ आ रखी है। बाढ़ की वजह से सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं। जब से सब्जियां महंगी हुई हैं कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने को तैयार ही नहीं है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर मैं आप लोगों की सब्जी ले लूं तो इन सब्जियों को बेचूंगा किसे? लेकिन मोहनलाल, अगर हमारी सब्जी नहीं बिकेगी तो हमारी तो साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी और हम लोग साल भर क्या खाएंगे? ये तो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जानता हूं अमित भाई, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कोई जानबूझकर तो अपना नुकसान करवाएंगे नहीं। मोहनलाल की बात सुनकर अमित को बहुत निराशा होती है, जिसके बाद पल भर में अमित के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अमित अपना मटर से भरा हुआ ट्रक वापस अपने गांव लेकर लौट आता है। जैसे ही अमित की पत्नी और माँ अमित को मटर से भरे ट्रक के साथ देखती हैं, तो वो हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती हैं, अमित बेटा, ये क्या, तूने तो मटर की एक भी बोरी नहीं बेची। जैसा गया था वैसा ही वापस लौट आया है। माँ, अरे माँ, मेरी ही नहीं, किसी भी किसान की कोई भी सब्जी नहीं बिकी है। बाढ़ की वजह से हर जगह सब्जी महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से कोई भी ग्राहक सब्जी नहीं ले रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? मेरी पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो गई। अब हम लोग साल भर क्या खाएंगे? मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि इस बार मैं अपनी पिंकी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा कर ही रहूंगा, लेकिन ऐसी हालत देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। अमित की बात सुनकर शोभा और नीरजा बहुत उदास हो जाती हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब धीरे धीरे उनके परिवार में पैसों की परेशानी आनी शुरू हो जाती है। क्या बात है बहू, अभी तक चूल्हा नहीं जला? माँ जी, घर में अगर कुछ हो तो ही तो मैं चूल्हा जलाऊं। घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बहू, हम सब तो समझदार हैं, लेकिन इस मासूम बच्ची का क्या? हम सब तो अपनी भूख को रोक सकते हैं, लेकिन ये बच्ची कैसे रोकेगी? माँ जी, लेकिन आप ही बताइए, मैं क्या बनाऊं? घर में आटे के अलावा कुछ भी नहीं रखा है। नीरजा इतना बोल ही रही होती कि तभी उसे अपने घर के कोने में रखी हुई मटर की बोरी दिखाई देती है। माँ जी, आप मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी आप सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर नीरजा जल्दी से जाकर बोरे से कुछ मटर निकाल कर लाती है और आटा गूंथकर मटर के पराठे बनाती है। जैसे ही पूरा परिवार नीरजा के हाथ के मटर के पराठे खाता है तो वो उन्हें मटर के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह नीरजा, तुमने तो बहुत ही अच्छे मटर के पराठे बनाए हैं। इतने अच्छे मटर के पराठे तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाए। ऐसा लग रहा है किसी बड़े होटल के शेफ ने बनाए हैं। हाँ बहू, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। अगर मुझे पता होता तो मटर के पराठे इतने अच्छे बनाती है तो मैं हर रोज तुझसे ही नाश्ते में मटर के पराठे बनवाती। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नीरजा को बहुत खुशी मिलती है कि तभी नीरजा को एक आइडिया आता है। अमित जी, माँ जी, मैं सोच रही थी कि अगर ये मटर ऐसे ही रहेंगे तो जल्दी ही खराब हो जाएंगे, तो क्यों ना इससे मटर के पराठे बनाकर हम बेचें। आप सबको मेरे हाथ के मटर के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। अगर हम ये मटर के पराठे बनाकर बेचेंगे
तो मुझे यकीन है कि हमारे मटर के पराठे सबको बहुत पसंद आएंगे और हमारी दिन में एक अच्छी खासी बिक्री हो जाया करेगी। सबको नीरजा का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद नीरजा और शोभा अगले ही दिन बहुत सारे मटर के पराठे बनाकर एक ठेले पर बेचती हैं। शुरुआत से 2-3 दिन तो नीरजा और शोभा की कुछ खास बिक्री नहीं होती, लेकिन चौथे 5वें दिन ही नीरजा और शोभा की दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग जाती है और धीरे धीरे नीरजा और शोभा के मटर के पराठे पूरे एरिया में फेमस हो जाते हैं, जिससे नीरजा और शोभा की दिन में एक अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और घर का गुजारा भी ठीक तरह से निकल जाया करता था। नीरजा और शोभा की मटर के पराठे की ठेले के सामने एक बिरजू नाम का आदमी आलू के पराठे का ठेला लगाता था। जब से नीरजा और शोभा आई थी तब से ही उनके मटर के पराठे ही बिक रहे थे और बिरजू के आलू के पराठे कोई भी नहीं खाता था, जिससे बिरजू का बहुत नुकसान होता है और वो नीरजा और शोभा से जलने लगता है। अरे जब से ये नीरजा और उसकी सास शोभा अपने मटर के पराठे लेकर आई है तब से ही मेरा धंधा चौपट हो गया है। अब तो मक्खी भी मेरे ठेले के आसपास नहीं भटकती। अगर ऐसे ही कुछ और दिन चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बिरजू, तुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो तेरा ठेला यहाँ से पूरी तरह से गायब ही करवा कर रहेगी। इतना कहकर बिरजू एक मेडिकल की दुकान पर जाता है और वहाँ से जमाल गोटा की दवाई लेकर आता है और चुपके से नीरजा और शोभा के पराठों में मिला देता है, जिस वजह से जो भी कोई नीरजा और शोभा के पराठे खाता तो उस कस्टमर के पेट में दर्द शुरू हो जाता और उस कस्टमर को उल्टी आने लगती। देखते ही देखते सारे कस्टमर की हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से कुछ कस्टमर गुस्से में पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं और पुलिस नीरजा और उसकी सास को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। बंद करो अपने ये मटर के पराठे बेचना। तुम्हारे मटर के पराठे खाने से सारे कस्टमर की हालत खराब हो गई है। सारे कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मिलाकर बेच रही हो अपने इस मटर के पराठे में? हम तो कुछ भी मिलाकर नहीं बेच रहे हैं। हमारा तो तेल, आटा, मसाला अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी ना हो। ग्राहक तो भगवान समान होता है और हम अपने भगवान के साथ ही धोखा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं साहब, ये दोनों सास बहू झूठ कह रही हैं। मैंने कई बार इन्हें आटे में कुछ मिलाते हुए देखा था। मुझे तो लगता है उसी चीज को मिलाने का नतीजा है कि सारे ग्राहकों की तबीयत खराब हो गई है। तुम दोनों चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन, वहीं जाकर आगे की जांच पड़ताल होगी। पुलिस शोभा और नीरजा को ले ही जा रही होती है कि तभी शोभा के पति अमित की नजर अपने सामने वाली दुकान पर पड़ती, जहां वो देखता है कि कैमरा लगा हुआ है। रुकिए साहब, मुझे यकीन है मेरी पत्नी और माँ ने पराठे में कुछ भी नहीं मिलाया है। ये किसी और का ही काम है। आप देखिए, वहां सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर किसी बाहर वाले ने करा है तो उस कैमरे में रिकॉर्ड तो जरूर ही हुआ होगा। अमित के कहने पर पुलिस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जहां वो देखते हैं कि बिरजू उनके पराठे में कुछ मिलाता है, जिसके बाद पुलिस शोभा को ले जाने की बजाय बिरजू को ले जाती है। अब शोभा और नीरजा दोबारा अपने मटर के पराठे बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगती है और वो अब एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। जूही, जूली और अनन्या तीनों बिल्कुल पक्की सहेलियां थी। वो तीनों बचपन से एक साथ ही थी। उन्होंने एक ही स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। और बताओ अनन्या और जूही, अब आगे पढ़ाई तुम कौन से कॉलेज से करने वाली हो? मेरे बाबा तो मुझे पेरिस भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो बस उसी शौक को निखारने और ऊंचे लेवल की पढ़ाई करवाने के लिए मेरे बाबा ने ये फैसला लिया है। अच्छी बात है, मेरे बाबा भी मुझे इतनी दूर तो नहीं, लेकिन इस शहर से बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। और तू बता अनन्या? कुछ नहीं, मेरे माँ बाबा का इतना हिसाब नहीं है कि वो मुझे आगे भी पढ़ा पाए। ओह सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी जिंदगी में खूब कामयाब होना। मुझे लगेगा कि मैं ही कामयाब हूँ। तीनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर तीनों अपनी अपनी राह निकल गई। जूही और जूली तो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर को छोड़ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या की शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी हो गई और अनन्या अपने ससुराल आ गई। उसका ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा गरीब था और अनन्या का पति प्याज बेचकर अपने घर को चलाता था। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, घर में सब्जियां तो देखने को भी नहीं है। तू एक काम कर, आज बस प्याज ही भून ले। क्या माँ, सिर्फ प्याज? ये तो अच्छी भी नहीं लगेगी। अब गरीबों का क्या अच्छा बुरा देखना, पेट भर जाए बस इतना काफी है। अनन्या प्याज को देखने लगी और तब उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना मैं इस प्याज के पराठे बना दूं? प्याज का पराठा तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। माँ और ये भी खुश हो जाएंगे। अनन्या ने उस प्याज को काट कर अच्छे से धो लिया और फिर उससे स्वादिष्ट पराठे बना दिए। अरे बहू, ये तो क्या बना रही है? माँ,
ये प्याज के पराठे हैं, आप भी आकर जल्दी से खा लो वरना ये ठंडे हो जाएंगे। प्याज के पराठे? मीरा ने जैसे ही उस पराठे को चखा तो वो उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा। बहू ये तो बढ़िया है। मैं नहीं जानती थी कि प्याज से इतनी मजेदार चीज भी बन सकती है। मीरा ने बड़े ही चाव से उन पराठों को खाया। जब मनोहर घर आया तो अनन्या ने उसे भी वो पराठे खिलाए और वो मनोहर को भी बहुत ज्यादा पसंद आए। लाजवाब, ऐसा स्वाद तो आज तक मैंने कभी नहीं चखा था। अनन्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया। उस दिन पूरे परिवार ने खुशी खुशी प्याज के पराठे खाए। उनके दिन गरीबी में तो बीत रहे थे, लेकिन फिर भी अनन्या अपने परिवार को छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश कर देती थी। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अचानक ही प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अरे नहीं, प्याज इतनी महंगी हो गई है, मेरे पास काफी ज्यादा प्याज पड़ी हुई है, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? उस दिन मनोहर पूरे गांव में अपना प्याज का ठेला लेकर दौड़ गया, लेकिन किसी ने भी उससे प्याज नहीं खरीदी। आखिर में मनोहर उदास होकर अपने घर लौट आया। मनोहर जी क्या हुआ, आप परेशान हो? परेशान नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? जानती हो, प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे में कोई भी प्याज नहीं खरीद रहा है। मैं कल ही तो मंडी से प्याज लाया था, ना जाने इसका क्या होगा, तो फिर पता नहीं कि हमारा क्या होगा। ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अनन्या बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। ए जी, क्यों ना हम इन प्याज को ऐसे ना बेचकर प्याज के पराठे बनाकर बेचे? प्याज के पराठे? हाँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा विचार लगता है। ठीक है, हमारे पास सामान तो है ना। फिर क्या था, अनन्या ने अगली सुबह बहुत सारे स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाकर तैयार कर दिए और जिस ठेले पर मनोहर प्याज बेचता था उसी ठेले पर एक पेड़ के नीचे प्याज के पराठे बेचना शुरू कर दिए। मालिक, बस इन पराठों को बिकवा देना। बड़ी ही आस से मनोहर और अनन्या ने वहां पर वो ठेला लगाया था, लेकिन सुबह से शाम तक उनके आधे पराठे भी नहीं बिक पाए थे। ये क्या मनोहर जी, हमारे तो बस 2 या 4 पराठे ही बिके हैं। सही कहा, लेकिन आज पहला ही तो दिन है। हाँ, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अनन्या और मनोहर रोज वहां पराठे बेचने जाते थे, लेकिन उनके पराठे बिक ही नहीं रहे थे। ऐसे ही चलते चलते उनके घर के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। अनन्या, मुझे लगता है कि अब हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी घर के हालात सुधरने की बजाय बस बिगड़ने पर ही हैं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मनोहर जी, आज तो मैंने फिर पराठे बना लिए हैं, तो चलिए आज और इन्हें बेचने चलते हैं। मनोहर और अनन्या दोनों आधे मन से पराठे बेचने निकल गए। अनन्या और मनोहर दोनों का मन ही उदास था। शायद आज भी हमारी कोई बिक्री नहीं होगी मनोहर जी। पता नहीं। मनोहर और अनन्या दोनों यही बातें कर रहे थे कि तभी उनके ठेले के पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुक गई और उस गाड़ी से 2 लड़कियां बाहर आई। अनन्या उन्हें देखकर चौंक गई। सरप्राइज! अरे तुम दोनों! पता है, अपनी पढ़ाई पूरी करके जब हम यहाँ वापस लौटे थे तो सबसे पहले तेरे ही घर गए थे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि तेरी शादी हो गई है। ओह अच्छा, वैसे ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, प्याज के पराठे बेच रही हूँ। सच? ये तो तू स्कूल भी लाती थी ना, अपनी फ्रेंड्स को नहीं खिलाएगी? क्यों नहीं, बैठो। अनन्या की सहेलियां वही पेड़ के किनारे पर बैठ गई और अनन्या ने उन्हें गर्मा गर्म प्याज का पराठा सेक कर दिया। उस पराठे को खाकर जूही बोली, वाओ, व्हाट अ टेस्ट! सच में ये तो बहुत लाजवाब डिश है। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। अब क्या यहीं बैठी रहोगी? आओ, यही पास में ही मेरा घर है, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलती हूँ। अनन्या अपनी दोनों सहेलियों को अपने घर ले आई और अपनी सास से मिलवाने लगी। उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस जगह को देखकर जूही बोली, यार अनन्या, तेरा ससुराल तो तेरे मायके से भी ज्यादा गरीब है, तू यहाँ पर कैसे रह पाती है? बस यही मेरा घर है। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तीनों सहेलियों में जी भरकर बातें हुई। चल अनन्या, अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई, कुछ देर और रुक जाओ। अब तू हमारे घर आना, अब हम चलते हैं। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। जूली ने अपने पर्स से मोटी सी नोटों की गड्डी निकाली और अनन्या के हाथों में रख दी। ये सब क्या है? तूने हमें इतने स्वादिष्ट पराठे खिलाए, तो बस ये उसी के पैसे हैं। अरे पर रख ले। जूही ने हमदर्दी में अनन्या से कहा। अनन्या उसकी बात को समझ गई। वो उसके खिलाए हुए पराठों से 100 गुना ज्यादा पैसे थे। अगर एक सहेली ही दूसरी के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा?
अब इन पैसों को रख और अपने घर के हालातों को सुधार ले, समझी? और अगर और पैसों की जरूरत हो तो हमें बोल देना। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। रो मत, हम हमेशा तेरे साथ हैं। अनन्या ने उन्हें गले से लगा लिया। अनन्या ने उन पैसों से सबसे पहले अपने पराठों का विज्ञापन कराया। जैसे जैसे लोगों को उस जगह का पता चलने लगा, लोग वहां पर पराठे खरीदने आने लगे और अनन्या के पराठे मशहूर हो गए। ये सब कुछ बस मेरी दोस्तों की मदद की वजह से ही हो पाया है। अब अनन्या का काम बहुत अच्छे से चल गया था और उनके घर के पैसों की किल्लत भी खत्म हो चुकी थी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।